बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम हक शुफा पर बात करेंगे। प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले लोगों को इल्म होगा, जो नहीं करते उनके लिए भी ज़रूरी है कि इसको समझें कि हक शुफा क्या होता है, ज़रई राज़ी पर हक शुफा कैसे होता है, उसके बाद कितनी मुद्दत के अंदर अंदर हक शुफा होता है और कितनी मुद्दत गुजर जाए तो उसका हक ख़त्म हो जाता है और इससे बचा कैसे जा सकता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिन पर शुफा नहीं हो सकता, या किस तरीके से हम प्रॉपर्टी अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएं तो उस पर शुफा नहीं हो सकता। और अगर खेवड़दार है उसमें खेवड़दार आप बन जाएं, कितने अरसे तक आप खेवड़दार बनेंगे या कितने दिन के बाद अगर आप उसकी बाकायदा रजिस्ट्री करवाएंगे तो आप पर शुफा नहीं हो सकता। तो इस मौजू पर आज की वीडियो है, बहुत अहम वीडियो है। और ज़रई राज़ी पे और अब तो रेजिडेंशियल जो घरेलू मकान है उन पर भी शुफा शुरू हो चुका है, कमर्शियल जो है इससे मुस्तस्ना है। तो इस वीडियो को लाजमी देखना है, शेयर भी करना है। इंतहाई मालूमाती वीडियो है। पहले भी मैंने कोई 1-1.5 साल पहले वीडियो की थी, अब दोस्तों का फिर था कुछ का व्हाट्सएप पे इस बारे में दोबारा ब्रीफ करें। तो आज की वीडियो गौर से देखनी है, मुकम्मल डिटेल से मैं बताऊंगा कि शुफा होता क्या है। तो वीडियो को लाजमी शेयर कर दिया करें लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपके पास आती रहें और आपके इल्म में इजाफे का बायस बने। नाज़रीन, जो शुफा होता है इसका इंग्लिश लॉ से कोई तल्लक नहीं है, ये खालिस्तान इस्लामिक लॉ से निकला है। और अब जो हमारे हमसाया ममालिक हैं, जिस तरह इंडिया है, तो ये शुफा प्योरली जो है वो इस्लामिक लॉ से बना है और अब वहाँ पे भी इसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है, क्योंकि इस्लाम ने एक बहुत अच्छा ये दिया है हमें। ज़रई राज़ी के मुतल्लिक़ कोई फ़रोख्त करता है तो उस पर शुफा कर सकते हैं। डिटेल आगे जाके मैं बताता हूँ। तो हिंदुओं ने वहाँ पे अक्सरियत हिंदुओं की है, सिखों की है, तो उन्होंने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है और वहाँ पे भी हक़ शुफा हासिल है लोगों को। तो ये अब बताते हैं कि किन सूरतों में ये शुफा होता है, ये शुफा होता क्या है। फ़र्ज़ करें एक जगह पे एक प्रॉपर्टी है, 2 एकड़ जगह है, 2 भाई उसके मालिक हैं, को शेयर हैं आपस में, और एक भाई उसमें से 1 एकड़ फ़रोख्त कर देता है। तो ऐसी सूरत में दूसरा जो भाई है उसे हक हासिल होगा कि वो उस पर उसको बताए ना, जो फ़रोख्त करने वाला है वो दूसरे भाई को ना बताए और बाहर के किसी बंदे को फ़रोख्त कर दे। तो ऐसी सूरत में फिर शुफा का हक हासिल होता है, क्योंकि इसमें यह है कि इसका बुनियादी रूह या बुनियादी मकसद ये है कि एक जगह पे आप 2 बंदे अरसा दराज से रह रहे हैं, जिम्मेदारी कर रहे हैं, तो उसमें जो साथ वाला खातादार है, साथ वाला शरीक है आपके, सबसे पहले उसका हक है। उसका हक ज़्यादा क्यों है कि बाहर से कोई स्ट्रेंजर ना आ जाए, कोई गैर मुतल्लका बंदा ना आ जाए, उनके लड़ाई झगड़े ना शुरू हो जाए। तो इसलिए शुफा का हक दिया गया है कि अगर वो फ़रोख्त करने वाला आपको ना बताए, उसका हक है कि पहले आपसे पूछे फिर बाहर फ़रोख्त करे। अगर वो आपको नहीं बताता तो उस सूरत में फिर आप शुफा कर सकते हैं। सही तिरमिज़ी और बुखारी में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो ज़्यादा क्लोज़ है या जो जगह फ़रोख्त करना चाहता है, उसका जो हमसाया है वो जगह उससे पूछ के फ़रोख्त करनी चाहिए। इस तरह ये साबित होता है कि इस्लाम में भी इस बात की गमाज़ी की गई है कि जो जायदाद फ़रोख्त करनी है उसमें जो शरीक खातादार है, जो हमसाया है, वो सबसे मुकद्दम है, सबसे पहला हक उसका है कि उसको बताया जाए कि मैं ये जायदाद फ़रोख्त कर रहा हूँ। अगर वो नहीं कहता कि मैंने लेनी तो फिर आप बाहर वाले बंदे को जायदाद फ़रोख्त कर सकते हैं। शुफा कैसे होता है, किस पर होता है? गैर मनकुला जायदाद, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें ज़्यादातर जो ज़रई राज़ी है उस पर शुफा होता है। शुफा कमर्शियल राज़ी पर नहीं हो सकता। कमर्शियल पर इसलिए नहीं हो सकता कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि शुफा का मेन मकसद ये है कि जो को शेयर हैं, जो हमसाए हैं, आगे जाके मैं बताता हूँ उनकी जो डिटेल है वो भी, उनके अलावा कोई स्ट्रेंजर ना वहाँ पे आ जाए। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी, दुकान, प्लाजा, इस तरह की चीज़ों पे हिबा नहीं, शुफा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर तो हर बंदे ने आना होता है। तो ये एक्सरसाइज ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पर होती है। सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी के मुताबिक अब ये जो घरेलू घर हैं वहाँ पर भी हक़ शुफा हासिल हो गया है। तो 3 तरह के लोग हैं जो शुफा कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला जो है
वो है शफी शरीक। जैसे मैंने पहले बताया कि शफी शरीक वो होता है कि दो भाई हैं, एक खाते में इकट्ठे मालिक हैं, को शेयरर हैं, तो एक भाई दूसरे भाई को बताए बगैर अगर जायदाद को फरोख्त कर देता है तो दूसरा भाई उस पर शुफा करने का हक रखता है, क्योंकि जो बुनियादी इसकी रूह है वो ये है शुफा की कि वहाँ पे कोई गैर मुतल्लका, कोई अनजान बंदा, कोई स्ट्रेंजर बंदा ना आ जाए, जिससे कल को जो पहले जिस बंदे की ज़मीन रह गई है उसके मसाइल पैदा हों। ये जो है शफी शरीक, ये ब्लड रिलेशन जो है ये सिर्फ वही कर सकता है। शफी शरीक वो होता है जिसका ब्लड रिलेशन हो। दूसरा नाजरीन इसमें जो है वो है शफी खलीत। शफी खलीत क्या होता है कि उस प्रॉपर्टी को मुश्तरका रास्ता जा रहा है जिसका, यानी कि एक तो जैसे मैंने बता दिया जो पहला है शफी शरीक वो तो ब्लड रिलेशन वाला हो गया। अब शफी खलीत जो है उसका ये है कि एक ही सड़क से उसकी ज़मीन आती हो, एक ही पानी लगाने का ज़रिया हो, यानी एक खाल से पानी लगता हो, तो वो भी शुफा करने का मजाज है। वो भी उस ज़मीन पर शुफा कर सकता है जिसका मुश्तरका रास्ता हो, एक जगह से पानी लगता हो, तो उसको शफी खलीद कहते हैं। वो भी शुफा कर सकता है अगर उसको बाद में पता चले कि जायदाद फरोख्त हो गई है। अच्छा जी, अब आ जाता है तीसरा। इसमें तीसरा है शफी जार। शफी जार वो है कि जिसका ब्लड रिलेशन भी ना हो, जिसका पानी लगाने का जरिया यानी खाल भी मुश्तरका ना हो, रास्ता भी मुश्तरका ना हो, लेकिन हमसाए में मौजूद हो, तो शफी जार भी शुफा करने का इख्तियार रखता है इसमें। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं कि दावा कौन कर सकता है। इसकी बुनियादी 3 डिमांड्स हैं या 3 तलबे हैं। अब मैं आपको उस बारे में भी आगाह करता हूँ। जो पहली तलब है वो है तलबे मुवासबत। इसको जंपिंग डिमांड भी कहते हैं। शरीक खातादार को जब पता चले कि उसके साथ वाली जायदाद फरोख्त हो गई, पता कैसे चले, किसी मजलिस में बैठा हो, किसी मीटिंग में बैठा हो, मोहल्ले के कोने पे बैठा हो, चारपाइयों पे, या किसी भी जगह बैठा हो, जब उसको पता चले कि जायदाद मेरे साथ वाली फरोख्त हो गई और फ़ौरन इसका इजहार करे कि वो जायदाद तो मैंने लेनी थी, मुझे बताए बगैर ही फरोख्त कर दी है, तो उसको भी हक हासिल, सबसे पहला हक उसका होता है कि वो उस मजलिस में फ़ौरन इजहार करे कि मैं ये जायदाद ख़रीदना चाहता था, मेरे इल्म में लाए बगैर ही उसने, मेरे हमसाये ने ये जायदाद फ़रोख्त कर दी है। तो ऐसी सूरत में उसको भी शुफा का हक हासिल हो जाएगा। शुफा का हक उस वक्त हासिल होता है जब कोई जायदाद फ़रोख्त हो जाती है। जायदाद अगर कोई फ़रोख्त नहीं करता तो कोई दूसरा उसकी जायदाद पर शुफा नहीं कर सकता। तो ये है तलबे मुवासबत। अब हम जिक्र करते हैं दूसरी तलब का। दूसरी तलब है तलबे इज्तिहाद। तलबे इज्तिहाद में शरीक खातादार को जब पता चले तो 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो पाबंद है कि वो एक नोटिस भेजे फरोख्त कुनिंदा को, उसमें 2 गवाहान का भी जिक्र करे कि मैं ये प्रॉपर्टी लेने का मुतमन्नी था, आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मैं आप पे हक शुफा कर रहा हूँ। और जो 2 गवाह हैं वो बवक्त ज़रूरत जब दावा होगा अदालत में तो मेरी तरफ से वो आएंगे और मेरी तरफ से गवाही देंगे कि मैं उस जायदाद का ख़रीदार था, इसने पहले भी मेरे साथ जिक्र किया था। और उसमें वो डाकिया जिसने वो चिट्ठी, वो नोटिस अरसाल किया है, उसको भी अदालत में बुलाया जा सकता है बवक्त ज़रूरत, अगर अदालत तलब करे। और तीसरा इसमें है कि जो आपने रजिस्टर्ड मेल से, रजिस्टर्ड डाक से वो भेजनी है, उसकी जो रसीद आप मिलेगी वो भी आपने दावे के साथ उसको लगाना है। इसको तलबे इज्तिहाद कहा जाता है। तीसरी तलब है तलबे खुसूनत। इसमें 4 माह के अंदर अंदर शरीक खातादार को ज़रूरी है कि वो अदालत में दावा दायर करे। अगर 120 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसका हक़ शुफा फिर ख़त्म हो जाएगा और प्रॉपर्टी दूसरे नाम पर मुंतकिल हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 120 दिन के अंदर वो ये दावा अपना जो है वो अदालत में दायर करे। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पता कैसे चलेगा 4 माह हो गए हैं। इसमें यह है कि अगर रजिस्ट्री करवाई गई है तो जिस डेट को डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हुआ है उस डेट से लेके 120 दिन, या अगर उसने डायरेक्ट पटवारी से इंतकाल किया है तो जिस तारीख को इंतकाल दर्ज हुआ है उससे लेके 120 दिन का अरसा होगा। अगर 120 दिन से ऊपर हो जाएंगे तो वो फिर जो खरीदार है उसके नाम पे पक्का इंतकाल हो जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी और आप उस पर हक शुफा नहीं कर सकते। तो हक शुफा अगर हो जाता है तो उसमें अदालत फिर फ़ौरन आपको, जिसने शुफा किया होता है, उसको कहती है
کہ आप इसका 1/3 फौरन अदालत में जमा करवाएं। उसको मैं ऐसे आपको बता देता हूं कि अगर 30 लाख का इंतकाल हुआ है, 30 लाख की रजिस्ट्री हुई है, तो 1/3 जो है 10 लाख रुपया आपने फौरन अदालत में जमा करवाना है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, उसमें मैं आपको बताता हूं। ये बहुत गौरतलब बात है। फर्ज करें आपने 10 एकड़ जगह ली है, आपका 6 माह या साल का टाइम हो गया है। आपने करना क्या है नाजरीन, कि आपने उस जगह से जगह लेते ही मालिक से आपने कहना है कि मैंने हक शुफा से बचना है, आप इसमें से 5 मरले या 10 मरले रजिस्ट्री जो है वो मेरे नाम पे कर दें। उसका क्या मकसद होगा कि मैं खेवड़दार बन जाऊंगा। तो वो जो 5 या 10 मरले फर्ज करें, उसकी अगर डीसी वैल्यू बनती है लाख रुपया, 1 मरले की 10 मरले के 10 लाख, तो आपने वो 20 लाख की रजिस्ट्री करवा लेनी है हक शुफा से बचने के लिए। हक शुफा तब होता है जब आप डीसी रेट पे रजिस्ट्री करवाते हैं। डीसी रेट कम होता है, मौके पे वैल्यू ज्यादा होती है, तो उस सूरत में फिर शुफा होता है, लोगों को उंगली आनी शुरू हो जाती है कि हम इस पे शुफा करें और डीसी रेट के मुताबिक जायदाद ले लें। ये बात आपने याद रखनी है कि कम अज कम उस रेट पे वो 5 मरले या 10 मरले जो मौके पे वैल्यू है उससे थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा के आपने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा लेनी है। फिर आपने 120 दिन इंतजार करना है। जब 120 दिन आप इंतजार कर लेंगे, आप खेवड़दार बन जाएंगे। उसके बाद आप डीसी रेट पर भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, आप पे हक शुफा नहीं होगा। अगर आप ऐसा ना कर सकें तो उस सूरत में आपने जनाब जब रजिस्ट्री लिखवानी है तो फिर आपने डीसी रेट पे नहीं जाना। डीसी रेट पे जाएंगे तो साल हर साल तक आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे हक शुफा। मैंने देखा है 10-10, 15-15, 20-20 साल तक भी शुफा के केस चलते हैं। ये गौर तलब बात है। आपने क्या करना है कि फर्ज करें आपने 2 करोड़ की वो जगह खरीदी है, तो 2 करोड़ 10 लाख की आपने रजिस्ट्री लिखवानी है। आप पे शुफा हो जाता है तो आप कहें जी लें जी, आप अपनी जमीन ले लें, मुझे 2 करोड़ 10 लाख दे दें, मेरी जान छोड़ दें, आप कहीं और जाके जमीन ले लें। तो ये एक इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ है। एक टिप है आपके लिए कि या तो आपने जगह लेते ही उसको अपने नाम पे 5-10 मरले कीमत बढ़ा के लिखवा लेना है, या जब अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब 120 दिन गुजर जाएंगे आप खेवड़दार हो जाएंगे और शुफा का हक खत्म हो जाएगा, तो आप फिर डीसी रेट के मुताबिक बकाया रकबा अपने नाम पे करवा लें। और दूसरा, अगर ये गुजर गया है टाइम या आप नहीं करवा सके, तो फिर जो आप जिस वैल्यू में आपने इकरारनामे में जगह खरीदी है उससे ज्यादा वैल्यू की आपने रजिस्ट्री लिखवानी है। अच्छा, उसमें अब है कि किन किन प्रॉपर्टियों पर शुफा नहीं हो सकता। वो प्रॉपर्टी जो विरासत में आई हो, विरासत पे आपके नाम पे कोई जगह आ जाती है, मालिक बन जाते हैं, कोई उस पर शुफा नहीं कर सकता। अनाम की सूरत में, जैसे अफवाज पाकिस्तान में पुलिस में कोई शहीद हो जाता है तो अनाम के तौर पे आपको जगह मिलती है, आप उस पर शुफा नहीं कर सकते। दूसरा, जो तबादला किया होता है, अगर शुफा से बचना है तो फिर फर्ज करें 10 एकड़ आपने जगह खरीदी है और 10 मरले का एक प्लॉट आपके नाम पे पड़ा है, तो उसका दोनों का आपस में तबादला करवा लें। फिर ऐसी सूरत में भी वो शुफा नहीं हो सकेगा, तबादले की सूरत में भी शुफा उस पर नहीं होता। दूसरा, अगर गिफ्ट की सूरत में आपको प्रॉपर्टी आती है तो उस पर भी शुफा नहीं हो सकता, लेकिन गिफ्ट में बदल के तौर पर कुछ ना लिया हो, पैसों के बगैर जो गिफ्ट है उस पर शुफा नहीं हो सकता। अदालती डिग्री, आपने कोई अदालत से नीलामी वाली जगह खरीदी है जिसमें अदालत आपको सेल डीड बना के देती है, आपके नाम पे डिग्री जारी करती है, तो उस पर भी शुफा नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, ये वीडियो थी, शायद थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन जो बंदा इसको पूरा देखेगा इंशाल्लाह उसको बहुत फायदा होगा। और एग्रीकल्चर जमीन लेते वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें एक हक शुफा भी है। तो मेरी इन बातों पे जो अमल करेगा कभी भी उस पर हक शुफा नहीं होगा। तो लाजमी इसको शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।